back, I made a video about studying in Germany versus studying in Belgium. And now, it's studying in Belgium versus France. So, what's the difference? Now, let's get back to Hindi. अगर हम लोग पढ़ाई के हिसाब से बेल्जियम और फ्रांस को कंपेयर करें, देन बेल्जियम एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है. और क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग साथ में रहते हैं, वेरी ऑफ्टन दे यूज इंग्लिश टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर. नाउ अगर आपको बेल्जियम की लैंग्वेजेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है उसी टॉपिक के ऊपर, फील फ्री टू चेक इट आउट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रांस, देन फ्रांस बीइंग जस्ट फ्रेंच, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज का इस्तेमाल इंग्लिश के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ज़्यादा होता है. बट व्हेन यू थिंक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अ डिसेंट करियर, तो ये दोनों ही देशों में पॉसिबल है प्योरली बेस्ड ऑन इंग्लिश अलोन. बट ऑब्वियसली उसके चांसेस बेल्जियम में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी डिसेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल लेती है, स्पेशली उनके फ्लेमिश पार्ट में. अभी हम इन दोनों देशों में रहने के कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर करते हैं. बट इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है. अगर आप लकी रहे तो आप बड़े शहरों में लाइक पेरिस और ब्रसल्स में रह के भी आपका खर्चा काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो. बट अगर आप लकी नहीं रहे तो मैं जो भी नंबर यहाँ पे बोलूँगा उससे आपका खर्चा कहीं ज़्यादा भी हो सकता है. अब जो कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है तो मैं आपको ये बता दूँ कि बेल्जियम में आप आराम से 1000 यूरो पर मंथ के अंदर अंदर ही गुजारा कर सकते हो. इनफैक्ट पिछले साल जब मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा था तो मेरा खर्चा 800 यूरो के अंदर ही हो जा रहा था. अब मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बना के रखी है जहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है कि जो मेरा मंथली एक्सपेंसेस है वो किस किस चीज़ों में खर्च हो रहा था. अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू चेक इट आउट. बट अगर आप पेरिस जैसे शहर के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे 1000 यूरो आपका बस रेंट ही हो सकता है. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेरिस में या फिर फ्रांस में सस्ती जगह नहीं ढूंढ सकते. ये बिल्कुल पॉसिबल है. सस्ती जगह आप पेरिस में भी ढूंढ सकते हो और अदर एरियाज ऑफ फ्रांस में तो आराम से आप ढूंढ भी सकते हो. बट इसके चांसेस थोड़े से कम है. बट एक एडवांटेज फ्रांस में पढ़ाई करने का ये है कि अगर आपकी उम्र 26 से कम है तो आप एक हाउसिंग अलाउंस को एलिजिबल होते हो जिसको कहा जाता है CAF या फिर CAF, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है. और उस अलाउंस के अंदर आपको जो आपका मंथली रेंट है उसका कुछ हिस्सा वापस मिलता है आपके अकाउंट में. अब ऑब्वियसली जो हिस्सा होता है या फिर जो पैसे होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके रेंट के ऊपर. बट ऑन एन एवरेज फ्रांस में पढ़ाई करने वाला बच्चा जिसकी उम्र 26 से कम है 200 यूरो का बेनिफिट पर मंथ उठा ही लेता है कैफ की मदद से. उसके ऊपर आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हाउसिंग या फिर स्टूडेंट हॉस्टल में जगह बना ली तो आपका जो महीने का रहने का खर्चा है वो 400 यूरोज या फिर उससे भी कम में मैनेज कर सकते हो. और क्योंकि जो अपना मंथली एक्सपेंस होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अकोमोडेशन कॉस्ट ही उठाता है. अगर आपने उसको कम रखा देन यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग योर टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग डाउन. अब पर्सनली मुझे पूछे तो मैं इस बात पे बेल्जियम को पॉइंट दूंगा क्योंकि मेरी उम्र 26 से बड़ी है. बट अगर आप 26 से कम उम्र वाले हो देन यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर स्टडिंग इनटू फ्रांस. अब हम लोग बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो कि किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइल डिसाइडिंग स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन. अब हम लोग फ्रांस और बेल्जियम को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच में जियोग्राफिकल और पॉपुलेशन साइज में काफ़ी डिफरेंस है. अब कंसिडरिंग दैट साइज डिफरेंस, दोनों की करियर अपॉर्चुनिटीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है. बट डिफरेंस आता है फील्ड सैचुरेशन में. फील्ड सैचुरेशन मतलब अगर एक कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज में एक सब्जेक्ट या फिर फील्ड ऑफ स्टडीज़ कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रही है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल करना चालू कर देते हैं. और एक पॉइंट के बाद में वो जो एनरोलमेंट्स का ये नंबर जो होती है वो पॉसिबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ के नंबर से कई ज़्यादा आगे बढ़ती है. देन दैट फील्ड ऑफ स्टडी बिकम्स सैचुरेटेड इन दैट कंट्री. जैसे कि जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में हो रहा था. अब पर्टिकुलरली मेरे पास कोई डिफाइंड स्टैट्स नहीं है जो कि आपको क्लियर कट डिफरेंस बोलेंगे कि इस फील्ड में इस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है सो डोंट गो देयर और समथिंग लाइक दैट. बट उसमें एक ही सजेशन मैं कहूँगा कि अगर आप किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो सो जस्ट लुक फॉर द स्टैट्स ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलिंग इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज़ इन अ कंट्री ऑफ योर इंटरेस्ट एंड देन कंपेयर दैट टू पॉसिबल और पोटेंशियल करियर अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कैन फाइंड इन दैट कंट्री. आपको अपने आप ही उसका आंसर पता चल जाएगा. अब भले ही आप फ्रांस और बेल्जियम को करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से डिफरेंशिएट ना कर पाओ, एक और पॉइंट है जहाँ पे आप इन दोनों देशों को क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो. वो है पॉसिबिलिटी टू स्टे आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडीज़ फॉर लुकिंग फॉर जॉब. अब बेल्जियम में कुछ साल पहले तक आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था फॉर लुकिंग फॉर जॉब आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडीज़. मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन जून या फिर जुलाई में हो रहा है और आपका वीज़ा अगर अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है तो आपको बस जून से लेके अक्टूबर तक का ही टाइम मिलता था जॉब ढूंढने के लिए, जो कि बहुत कम है.
बट फ्रांस में कई सालों से ऑलरेडी आपको 2 साल का ऑप्शन या फिर 2 साल का स्टे बैक पीरियड मिलता था। उसका मतलब है कि आपने पढ़ाई अगर 2023 में ख़त्म की है तो आप 2024 और 2025 तक फ्रांस में बस जॉब ढूँढने के लिए रह सकते हो। अब ये बात अलग है कि इन दोनों सालों में आपको आपका रहने का खर्चा भी दिखाना पड़ता है वीज़ा के लिए। बट बेल्जियम में 2021 से आपको 1 साल का पीरियड मिलता है आपकी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में यहीं पे रह के जॉब ढूँढने के लिए। और बेल्जियम में एज आई सेड कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू फ्रांस थोड़ा सा कम है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट अ स्टूडेंट एनीमोर। और बेल्जियम में पढ़ाई करने का एक और एडवांटेज ऐसा है कि अगर आपने कुछ सिलेक्टिव टॉप यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट किया है बेल्जियम से, तो आप जॉब सर्च वीज़ा फॉर नेदरलैंड्स के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। और वहाँ पे भी वो 1 साल का है और उसमें एडवांटेज ऐसा है कि आप नेदरलैंड्स में ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल तक कभी भी वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बेल्जियम से एक ग्रेजुएट हो और 1 साल का आपने जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई किया बेल्जियम में। अनफॉर्चुनेटली आपको अगर जॉब नहीं मिली तो अगले साल आप जॉब सर्च वीज़ा नीदरलैंड्स में भी अप्लाई कर सकते हो 1 और साल के लिए। हाँ, बट अगेन आपको उसमें रहने का खर्चा फिर से दिखाना पड़ता है विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू बेल्जियम। अब ये सारी चीज़ें हैं, आप यू कैन कंपाइल दिस टू मेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू गो टू स्टडी इन फ्रांस और आपको बेल्जियम में पढ़ाई करने के लिए आना है। अब मैंने पर्टिकुलरली बेल्जियम से पढ़ाई की है, सो आई विल डेफिनेटली बी इन फेवर ऑफ बेल्जियम। और जैसे कि मैंने कहा, लैंग्वेज का बिल्कुल यहाँ पे इशू नहीं है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा बेल्जियम में आने के लिए। बट अगर आपको फ्रांस में जाना है या फिर किसी और देश में जाना है, feel free to post that in the comments and let me know if you want to have any new comparisons in future। बिल्कुल करूँगा। और अगर आपको हिंदी का वीडियो सही लगा वो भी कमेंट में बताइए and I'll continue doing that। Thank you for watching। See you in the next one।